guys, good morning. Welcome to Unacademy UGSnet. A very good morning to all of you. Welcome back to Unacademy guys. आप सब जानते हैं कि आपके लिए 10 बजे लेके आती हूँ एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करते हैं आईसीटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस गाइज जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक बार मुझे जल्दी से एवी चेक करा दें तो हम लोग शुरू करें सेशन। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के अंदर। आई होप आप सभी लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। एक बार मुझे बता दीजिए सभी ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है। आंसर्स मैंने देखे थे, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर्स दिए और कईयों ने बहुत ढंग से समझाया भी, सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग। ऑल क्लियर है? चलेगा, इस तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जल्दी से वीडियो को आप सभी लोग शेयर कर देंगे तो मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो। ट्रैफिक ज्यादा नहीं था, बहुत सारी चीजें थी करने के लिए तो थोड़ा लेट हो गए हैं। आई एम रियली सॉरी। चलिए गाइस, तो आईसीटी ब्रह्मास्त्र सीरीज आप लोगों के लिए लेके चल रही हूँ। मेरा नाम अदिति है। अगर आप में से जो भी इस चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग क्लासेस है जो यहाँ पर हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं। अदिति शर्मा के नाम से गाइस अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरा प्रोफाइल भी है। इस प्रोफाइल को आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं और पेड प्लस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। मेरा नया कोर्स कल रात कल शाम से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैं आप लोगों से शुरू कर रही हूँ गाइस। कंप्यूटर साइंस के पूरे 6 यूनिट्स का रिकॉर्डिंग और साथ ही साथ नया लाइव कोर्स, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा। और पेपर 1 के अंदर कम्युनिकेशन छोड़कर ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए हैं। तो ऑलमोस्ट आप लोगों की 7 से 8 यूनिट्स कंप्लीट है ए टू जेड डिटेल के अंदर। तो अब जैसे ही आज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये सारी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी। मैं बहुत जल्दी एमसीक्यू सीरीज भी शुरू करूंगी फॉर होल पेपर 1, है ना, जिसमें भी आप लोग एनरोल हो जाओगे अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन के लिए अभी इंस्टेंट 10% डिस्काउंट आपके पास है, तो टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन इंश्योर करो। बाकी जो भी फ्री स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप जानते हो यूजीसी मॉक जो है वो मैं लेके आ रही हूँ गाइस। इस मॉक में मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट करती हूँ मिक्स एमसीक्यू सीरीज। आज भी आप लोगों का ये मॉक टेस्ट है जो कि 11 AM होने वाला है। आई होप आप सभी लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। नहीं किया है रजिस्टर तो कर लो, स्पेशल क्लासेस में जाके मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा 11 बजे, राइट। प्लस या आइकॉनिक दोनों में जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो 11 बजे वाली स्पेशल क्लास में आके पूछ सकते हो या अभी आप पूछ सकते हो क्लास के एंड में। फीस बहुत इकोनॉमिकल है गाइस। ईएमआई के भी बहुत ज्यादा ऑप्शन अब आपके सामने ओपन हो गए हैं। तो बेस्ट आप लोगों के लिए टाइम है, अनअकैडमी के इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करिए गाइस। और कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और रिसोर्स को देखने की जरूरत नहीं, अगर एक बार आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 आप लोगों को मैंने होमवर्क के लिए दिया था गाइस, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज आईसीटी ब्रह्मास्त्र समझ में आ रही होगी। आई होप कि ये जो 50 अराउंड 57-58 डेज अब आप लोगों के बचे हैं, अगर मैं 1 मई से काउंट करूँ तो आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से चला रहे होंगे। तो एक बार पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुझे सभी लोग अफर्म करिए, बताओ कि किस तरीके से आप लोगों के लिए ये सीरीज यूटिलिटी वाली है कि नहीं है। मजा आ रहा है? एक एक क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे उससे आप लोगों के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क के लिए दिया था और करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा इज इंसर्ट व्हिच मेन्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू ऐड हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट। तो अगर आप लोगों ने एमएस वर्ड को कभी यूज किया है तो आप लोगों ने देखा होगा ऊपर आता है इंसर्ट ऑप्शन गाइस, है ना। इवन पावर पॉइंट के अंदर भी आते हैं ये, पर यहाँ पर हम डॉक की फाइल की बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट की फाइल की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो क्या होता है? इंसर्ट ऑप्शन होता है। अब देखिए गाइज, मैंने आप लोगों के लिए आज से एक नई चीज इनिशिएट की है। इनिशिएट मैंने ये किया है, जब भी मैं आपको कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो अगर कोई मुझे रेगुलरली फॉलो करता है तो वो ये जानता होगा कि सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है। आप लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्रिएट करना, डेवलप करना, वो भी हमारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी में आप उसे इम्बाइब कर लो, है ना, सो दैट आप लोगों को एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना हो। आज से मैं एक नई चीज शुरू करूंगी, जब भी मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगी ना तो मैं क्वेश्चन रीड नहीं करूंगी।
आपको क्वेश्चन रीड करना है, 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन रीड करके 30 सेकंड में उसे समझ के ऑप्शंस तक पहुंच जाना, ये आपका आज से प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगले अगर 7 दिन भी ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत यूटिलिटी होगी और देखिएगा ये बहुत फायदा होगा। अब जैसे क्वेश्चन है ये आपके सामने, मैं रीड नहीं करूंगी, आप रीड करो और मुझे बताओ कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, फिर मैं आपको समझाऊंगी। और सेम चीज मैं 11 AM वाली स्पेशल क्लास में भी करूंगी आज से। नो हिंट्स। चलिए, वन आंसर सभी लोग दे रहे हैं और मुझे जरूर बताते रहना कि क्या ये आप लोगों को बेनिफिशियल होगा, क्योंकि देखो गारंटीड है अगर खुद क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, डिस्ट्रैक्शन भी कम होगा, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। देखो, व्हाट डू वी कॉल द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन that uses predefined symbols to describe either the logic of the computer program or the data flow and processing steps of a system। देखिए गाइज, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, अगर इसी क्वेश्चन को हिंदी में आप पढ़ोगे ना तो भी बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और जिन लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले सुनो मेरी बात। देखो यार, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है कि फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, ब्लॉक डायग्राम, लूप और एरे, इन 5 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा चीज है गाइस, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है हमको, जिसमें वो प्री डिफाइंड सिंबल्स का यूज करता है आपके लॉजिक को समझाने के लिए, है ना। जैसे आप लोगों ने कभी किसी को भी देखा हो, तो जब भी कोई चीज समझानी होती है तो समझाते वक्त हम सबसे ज्यादा चीजें किसे यूज करते हैं गाइस, फ्लो चार्ट को। आपने नोटिस किया होगा, इस तरीके से डब्बे बना बना के हम लोग इसे समझाते हैं कि देखो ये 60 दिन की स्ट्रैटेजी है। कोई भी वीडियो उठा के देख लो मेरा, आपको पता होगा मैम 60 दिन है, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, ऐसे सब समझाते हैं हम। कोई भी लॉजिक देना हो, कोई भी स्ट्रैटेजी देनी हो, कोई भी डेटा फ्लो बताना हो, जब हम फ्लो चार्ट बना के कोई चीज समझाते हैं तो हमें वो जल्दी समझ में आता है। इवन अगर हम किसी भी दो चीज को कंपेयर करके पढ़ते हैं ना तो वो भी हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। ये रिसर्च में हम पढ़ते हैं, कंपैरेटिव स्टडी जब आप करते हो, दो चीजों में जब डिफरेंस करते हो तो ज्यादा अच्छे से वो हमको याद रहता है, राइट। तो फ्लो चार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ बात करते हैं कि एल्गोरिथम, ब्लॉक डायग्राम, लूप और एरे क्या होता है गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एरे क्या होता है। देखिए गाइस, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आप और मैं हम सब जानते हैं कि डेटा को स्टोर करना कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा पावर है। कंप्यूटर का सबसे बड़े कामों में से एक आता है क्या, कि किस तरीके से वो डेटा को स्टोर करके रखता है। तो एरे होता क्या है, एरे एक तरीके का गाइस डेटा स्ट्रक्चर है। और याद रखिएगा, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एक तरीके का लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि देखो आपके पास में एक है प्रोसेसर जो है आपका सीपीयू, जिसको कैबिनेट भी बोलते हो, और एक है आपका पास में मेमोरी सिस्टम जिसके अंदर डेटा रखा है। प्रोसेसर के पास में डेटा आएगा तभी तो वो प्रोसेसिंग करेगा ना, क्या कहते हो। डेटा जब मेमोरी सिस्टम में से निकल के सीपीयू के पास में आएगा तभी तो उस पर प्रोसेसिंग करेगा। अब डेटा को प्रोसेसर तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके हैं कि कैसे पहुंचाया जा सकता है। मेमोरी हायरार्की तो एक अलग टॉपिक ही है ना, कि अगर बहुत तेज स्पीड चाहिए तो रजिस्टर्स का यूज करो, अगर बहुत महंगा पड़ रहा है रजिस्टर्स तो इससे अच्छा है कि कैश पे चले जाओ, नहीं तो रैम पे चले जाओ, नहीं तो रोम पे चले जाओ, है ना, और सो ऑन। तो डेफिनेटली जब भी कोई प्रोसेसिंग अगर मैं करना चाहती हूँ, प्रोसेसिंग करते समय हम लोगों को क्या करना होगा, कि ध्यान रखना होगा कि कैसे डेटा अचीव किया जा रहा है। तो देखो, सबसे सिंपल तरीका होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स। एरे इस तरीके की गाइस एक लीनियर टेबल होती है जिसके अंदर हम होमोजीनियस आइटम्स रखते हैं। होमोजीनियस का क्या मतलब है, सिमिलर आइटम्स आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो, जिसके अंदर जो आप लोगों की डेटा ऑक्यूपेंसी होती है
उसका जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि अगर कोई डेटा भी पर्टिकुलरली आपको उठाना है तो लीनियर फॉर्म के अंदर डेटा को आप लोग अचीव करते हैं, है ना। जैसे अगर मान लो मैंने नंबर लिखा तो सभी के सभी प्लेसेस पे नंबर ही हो सकता है, 1 2 4 8 9 सो ऑन, है ना। और अगर मान लो मुझे किस पे जाना है, मुझे 8 पे जाना है, 8 वाले सेल पे जाना है, तो पहले मुझे 1 वाली सेल को कवर करना होगा, फिर 2 वाले को, फिर 4 वाले को, फिर मैं 8 पे जा सकती हूँ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी इसका यही होता है, इसीलिए हम डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। ये कैसा है, ये स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है। लूप क्या होती है, लूप गाइस हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं जब भी कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो बार बार रन होना चाहिए हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम लूप में लगा देते हैं, है ना। उससे फायदा क्या होता है, बार बार सेम चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा मेहनत बच जाती है। फिर आती है आप लोगों की ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। देखिए गाइस, अगर आप लोगों ने बचपन में फिजिक्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा कि हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम यूज करते थे। ब्लॉक डायग्राम एक्चुअली में होता क्या है, ब्लॉक डायग्राम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया एक सिमुलेशन रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो ब्लॉक डायग्राम क्या है, ब्लॉक डायग्राम एक तरीके से ऐसी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मशीन मुझे समझानी है, किसी भी मशीन के इंटरनल पार्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जिसमें एक्चुअली मैं लेबलिंग कर सकती हूँ कि ये पार्ट क्या है, ये है। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, है ना, उनके हम ब्लॉक डायग्राम बना देते थे, लेबल कर देते थे, किसी चीज को इलेबोरेट तरीके से समझने के लिए वहां पर यूज होता था। ठीक है। एल्गोरिथम आप सब जानते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो आप लोगों को किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए फॉलो करना होता है, राइट। तो ये कुछ आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आई होप समझ में आया होगा। अब वीडियो को सभी लोग शेयर करेंगे और सभी लोग लाइक करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं अभी भी देख रही हूँ कि प्रॉपर शेयरिंग चल नहीं रही है। तो यार अगर आपको लगता है दैट आई एम डूइंग हार्ड वर्क, तो एक शेयरिंग सभी लोग हो जानी चाहिए, सभी ग्रुप्स में जिनमें भी आप हो, और सबको आपको बताना चाहिए कि हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, है ना। तो मेरे लिए एक शेयरिंग अभी से कर दे, और सभी लोग जिनको लगता है कि समझ में आ रहा है तो वो लाइक भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, फिर इस पे डिस्कशन करते हैं। ए आंसर सभी लोग दे रहे हैं। Which among the following is a device that is used in computers to add external components? और सभी लोग जो ए आंसर दे रहे हैं, मैं उन्हें फिर बोलूंगी कि एक बार दोबारा सोच लो आंसर देने से पहले, सोच लो, अभी भी ऑप्शन है आपके पास चेंज करने का। जो कुछ बच्चे आंसर्स करेक्ट दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा शाउट आउट देना चाहूंगी, ग्रेट। जिन्होंने भी आंसर दिया है 3, समझते नहीं हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो इसीलिए मैंने नहीं रीड किया क्वेश्चन, अगर मैं रीड करती ना तो डेफिनेटली आप लोगों को हिंट मिल जाता। देखिए गाइस, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सी डिवाइस है या कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसा कौन सा एक्सटर्नल कंपोनेंट ऐड करने के लिए मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक दैट ज्वाइनिंग पॉइंट देता है। तो ज्वाइनिंग पॉइंट को ही तो हम पोर्ट्स कहते हैं। याद नहीं है कि मैंने एक बार अपना राउटर उठा के दिखाया था आप लोगों को, है ना। दोबारा दिखाऊं क्या, नहीं यार पूरी वायरिंग खराब हो जाती, फिर मुझे 1 घंटा लगता है उसको सही करने में, है ना। आपने अगर नोटिस किया हो, मैंने आपसे पूछा एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आप लोगों को ऐड करने हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो स्टोरेज डिवाइस सच एज यूएसबी, यूएसबी तो सिर्फ खुद की एक पेन ड्राइव है गाइस जिसको आप ऐड कर सकते हो, बस खत्म बात। बाकी एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कहां पर ऐड हुए, कंपोनेंट्स बोला है, उसके लिए आप यूज करते हैं पोर्ट्स का। पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट्स इस तरीके से गाइस सॉकेट जैसा होता है ना, बना हुआ होता है, इनके अंदर आप स्विच लगाओ। जैसे एक्सटेंशन देखा होगा सभी लोगों ने, एक्सटेंशन तो देखा होगा ना, जिसमें आप बहुत सारे वायर्स एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, फिर आप है ना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हो पैरेलल। तो ये क्या होते हैं, ये बेसिकली कितने भी एक्सटर्नल एक्सपोनेंट्स जो है, जितने भी कंपोनेंट्स है, ये सब मैं ऐड कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ यूएसबी या फिर सिस्टम बोर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइएगा, मोबो के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि मोबो क्या होता है,
होता क्या है मोबो? मोबो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की भी अगर कैपेसिटी, फैसिलिटीज, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को और ज्यादा एनहेंस करना चाहती हूँ तो मैं क्या ऐड करती हूँ गाइस? याद है फादर बोर्ड के बारे में पढ़ाया था, डॉटर बोर्ड के बारे में पढ़ाया था कि फादर बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं होती बट डॉटर बोर्ड नाम की चीज होती है। डॉटर बोर्ड क्या देता है? और बहुत सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स दे देता है, पोर्ट्स दे देता है, जिससे मैं और नई चीजें अपने सिस्टम के अंदर क्या कर सकती हूँ? अटेंड कर सकती हूँ। बिल्कुल, सिस्टम बोर्ड्स, सिस्टम बोर्ड्स यही है। डॉटर बोर्ड हो गया आप लोगों का, एक्सपेंशनल स्लॉट्स हो गए, है ना, जैसे एक्सटेंशन यूज करते थे ना वैसे। यूएसबी की फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। कीबोर्ड क्या होता है ये सब जानते हो। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। रैम कैसी होती है? वॉलेटाइल इन नेचर होती है, ये चीज याद रखिएगा। रोम कैसी होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है ना। ये परमानेंट और ये टेम्पररी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आंसर दे रहे हैं मुझे वन, और कुछ लोग दे रहे हैं डी। एक्चुअली में इनकमिंग मेल और वेबसाइट, इन दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, बट करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इनकमिंग मेल्स। ठीक है गाइज, इनकमिंग मेल्स जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल या कॉमन सोर्स माने जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है हार्ड डिस्क। देखो, द थिंग इज यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ भी हिंट ऐसा नहीं दिया क्वेश्चन ने जिसमें वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा होगा इस, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन सोर्स मैंने आप लोगों से पूछा, बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, ऑफलाइन सोर्सेस की बात पूछ रही थी। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है मेरी HDD, उसको अटैक करने के लिए डेफिनेटली मेरे पास में सिस्टम ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए जो मेरे पास स्टोर हो जाए। और आप भी अच्छे से जानते हो, जैसे ही आपके सिस्टम पर आएगा कोई भी मेल, तो मेल जो है वो बाय डिफॉल्ट या तो स्पैम में चला जाता है अगर वो रजिस्टर्ड मेल से नहीं आया है तो, राइट, या फिर आप लोगों के इनबॉक्स में चला जाता है। जैसे आप उसे ओपन करते हो, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके हार्ड डिस्क को वो अटैक कर सके, है ना। तो वेबसाइट्स नहीं, वेबसाइट्स नहीं, सबसे कॉमन तरीका होता है इनकमिंग मेल, ये सबसे कॉमन तरीका भी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इनके कुछ एग्जांपल्स या कुछ टेक्निक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है मेरे साथ में तो आप लोगों को याद होगा फिशिंग, है ना। फिशिंग क्या होता है गाइस? फिशिंग इसी तरीके से होता है, हमारे पास में मेल्स आते हैं, राइट, और हम लोगों को बताया जाता है कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपको ये मिल रहा है, आपको वो मिल रहा है, इस पर मैसेज करिए, इस पर ये करिए, है ना। इस तरीके से बेसिकली मछली को जैसे दाना डाला जाता है ना, बिल्कुल वैसे हमको दाना डाला जाता है, इसे बोलते हैं फिशिंग। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई है, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने एक और टर्म सिखाई थी आप लोगों को इसी से रिलेटेड। एक और मैलवेयर प्रैक्टिस है जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी, अगर किसी को याद है तो बताइए। आउटगोइंग मेल्स तो हो ही नहीं सकता था, सीडी रोम भी नहीं हो सकता था, वेब पेजेस भी नहीं हो सकता था, या तो वेबसाइट हो सकता था या ईमेल हो सकता था, बट क्योंकि मैंने मोस्ट कॉमन और हार्ड डिस्क का पूछा है तो इनकमिंग मेल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और करेक्ट आंसर बताइए मुझे। स्पाईवेयर नहीं, फिशिंग से रिलेटेड एक और टर्म बताया था गाइस। वॉर्म तो नहीं होगा, नहीं वॉर्म नहीं, मैलवेयर प्रैक्टिस बताई है। वॉर्म तो एक तरीके का मैलवेयर है, मैं मैलवेयर प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। जैसे कि रैंसमवेयर का अटैक होना, जैसे स्पाईवेयर का अटैक करना, ट्रोजन हॉर्सेस का अटैक करना, DOS अटैक करना।
देखो पूरी क्लास जो भी बोल रहा है बच्चा वो उससे मैं बता देती हूँ। आप सिर्फ यूट्यूब के सर्च बार में जाके लिखना अदिति मैम आईसीटी, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई मीन बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी, आपको बहुत सारा कंटेंट वीडियो मिलेगा कंप्लीटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग अ सॉफ्टवेयर बग और डिफेक्ट which is available for free of cost from the software provider। और ये क्वेश्चन हमने कितनी बार डिस्कस किया है, क्या है? पैच इसका करेक्ट आंसर होगा। याद नहीं है मैंने आप लोगों को DIY का एग्जांपल दिया था यहाँ पर? DIY क्या होता है? डू इट योरसेल्फ। अरे मैंने बताया नहीं था कि ये जीन्स वाला एग्जांपल याद है? अरे जीन्स वाला एग्जांपल जिसमें मैंने बोला था कि जब भी जीन फट जाती है तो उसके ऊपर हम लोग पैच लगा देते थे कवर करने के लिए। है ना? देखो आप लोगों से पूछा जा रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर बग आता है, सॉफ्टवेयर बग होता क्या है? बग का मतलब होता है किसी भी तरीके का डिफेक्ट या कोई भी एरर कभी भी किसी सॉफ्टवेयर में आ जाता है ना, तो उसे ठीक करने के लिए सबसे कॉमन चीज क्या है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास में अवेलेबल होती है? तो उसे हम लोग बोलते हैं गाइस पैच। पैचेस हम लगा देते हैं, राइट? वर्जन जो होता है, वर्जन गाइस किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखो ना, स्पेसिफिकेशन देखो, तो उसके अंदर उसका वर्जन मेंशन होता है। वर्जन्स तो अलग अलग तैयारी होती है, ये एरर डिटेक्टिंग के लिए नहीं होता है या फिर एरर करेक्शन के लिए नहीं होता है ना? अलग अलग वर्जन्स आते हैं कोई नई अपडेट्स के साथ में। अपडेट तो हो ही नहीं सकता था, हेल्प भी नहीं हो सकता था और अपग्रेड भी नहीं हो सकता था। अपडेट और अपग्रेड तो ये दोनों ही चीजें अलग है। अपडेट के अंदर आता क्या है, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अपडेट क्या है? अपडेट तो एक प्रोसीजर है जो आप करते हो अपने ऐप को अप टू डेट रखने के लिए। जैसा मैंने हमेशा आपको बोला था कि मेमोरी बचाओ मत, क्या करो? मेमोरी मत बचाओ। क्या करना है आपको? आपको बेसिकली सारी एप्स को अपडेट करना चाहिए। एटलीस्ट अगर आप लोग गूगल यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, जीमेल यूज कर रहे हैं, तो प्लीज अपडेट किया करो। उससे होता क्या है, नई अपडेट के अंदर मान लो कि आज के समय पर कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है गाइस, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी पोटेंशियल हार्म्स है, पोटेंशियल जितने भी थ्रेट्स है उसके, उन सबको लेकर या फिर उन सबके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट क्योंकि जितनी स्पीड से सॉफ्टवेयर डेवलपर सोच रहा है उसकी डबल स्पीड से हैकर्स या फिर जो आप लोगों के मैलिशियस इंटेंट रखने वाले मैलवेयर डेवलपर्स होते हैं, ये जो है ये आप लोगों के लिए क्या करते हैं, नए नए तरीके के क्या लगा के आते हैं, नए नए तरीके के थ्रेट्स आप लोगों के लिए क्रिएट करते हैं जिसको हम मैलवेयर बोलते हैं, है ना? तो सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर क्या आता है, सिक्योरिटी मेजर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लो जो भी नया सिस्टम है, कोई नया मैलवेयर आ गया है, उसके लिए आपके सॉफ्टवेयर को प्रिवेंट करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है जो अपडेट फॉर्म में आपको मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ नॉर्मल चीजें हो सकती है, कोई फंक्शनैलिटी है जो एड ऑन करनी है वो अपडेट्स में मिलता है, वो नए नए वर्जन में आता है। बट किसी पर्टिकुलर एरर को सॉल्व करने के लिए अगर कुछ हमारे पास में आता है तो उसे हम बोलते हैं पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Which of the following key is not found in normal computers or laptops? इसी सा सवाल था, इसीलिए ज्यादा वेट नहीं किया। टर्न, ऑल्ट, डिलीट, शिफ्ट या फिर कंट्रोल, इनमें से कौन सी नहीं आती है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, क्योंकि सभी लोग लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, देखे हैं अपनी लाइफ में। ऑल्ट तो यूज होता ही है, डिलीट भी होता है, शिफ्ट भी होता है, कंट्रोल भी होता है। मैम बस टर्न ही है, ये नहीं होता है ना? ये हमारे लैपटॉप्स पे या कीबोर्ड पे नहीं होता है। अच्छा कीबोर्ड से मुझे याद आया, कोई भी मुझे ये बताए कि कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड के अंदर टोटल कितनी नंबर ऑफ कीज होती है गाइस? टोटल नंबर ऑफ कीज जरा मुझे बताइएगा कितनी होती है कीबोर्ड के अंदर, ठीक है? और स्पेशल कीज आप सब जानते हैं, स्पेशल कीज कौन सी होती है? एक तो फंक्शन कीज होती है F1 से लेकर F12 तक की हमारे पास में। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है स्पेशल कीज होती है जैसे कि कंट्रोल, शिफ्ट, है ना, ये सारी होती है। तो आप मुझे बताइए कीबोर्ड में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाती हूँ? 102 की 104? अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन तो क्या करके आओगे?
देखो यूजुअली गाइज अगर हम लोग बात करें ना तो 102 यूजुअली हर कीबोर्ड में होती है ना। इट ऑल्सो डिपेंड्स, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, बट नॉर्मली हम 102 मानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद 11 बजे मिलूंगी आप लोगों से मॉक टेस्ट में, और आज मॉक टेस्ट में मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी दूंगी, तो रिवाइज करके आना। चले, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दोनों ही पढ़ाए थे, है ना। मुझे ये याद दिला देंगे सभी लोग 11 AM वाले क्लास के अंदर, जो अभी स्पेशल क्लास होगी, मुझे याद दिलाएंगे। मैं इसका पीडीएफ दोबारा से शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज अलग टॉपिक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अलग टॉपिक है ना। कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई वो एक अलग क्वेश्चन बनता है, और लैंग्वेज की जनरेशन एक अलग क्वेश्चन है ना। मुझे याद दिला देंगे, मैं 11 बजे दोबारा शेयर करूंगी। और जिन्होंने देखा नहीं है ये वीडियो, यूट्यूब पे सिर्फ सर्च बार में जाके लिख देना जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस बाय अदिति मैम, मिल जाएगा आप लोगों को वीडियो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी हो गया, कोबोल हो गया, फोर्टन हो गया। कोबोल क्या है गाइस, कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्टन क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दोनों की ही फुल फॉर्म याद रखेंगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरी है आपकी फोर्टन, फोर्टन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो दोनों की फुल फॉर्म याद रखें। और सी तो आप जानते ही हो, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कौन सी है, सी, ठीक है। अब बात आ रही है कि ये कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था, फर्स्ट सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ तो नहीं था, क्योंकि यहाँ तो हम लोग मैम सिर्फ मशीन लैंग्वेजेस पे पहुंचे थे, जैसे कि 0 और 1 वाली लैंग्वेज जो होती है आपकी, है ना। और फिर हम लोग सेकंड जनरेशन की बात कर ले तो हम असेंबली लैंग्वेजेस पे आ गए थे। असेंबली लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती है, जिसमें निमोनिक्स यूज होते हैं, है ना, जिसमें निमोनिक्स यूज होते हैं। अगर याद हो तो जैसे ऐड R1 R2, R1 रजिस्टर और R2 रजिस्टर के अंदर जो भी डेटा रखा है उसे ऐड करके R1 रजिस्टर में स्टोर कर दो, इसका मतलब ये होता है। इंस्ट्रक्शंस होते हैं निमोनिक्स के फॉर्म के अंदर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी गाइस, जिसके अंदर आप लोगों की इस तरीके की स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होना शुरू हुई थी। जी बिल्कुल, मशीन लैंग्वेजेस को बाइनरी लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। फिर फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन में जावा जैसी लैंग्वेजेस आप लोगों के पास में आई, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी। और फिर फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास में प्रोलॉग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लैंग्वेजेस आने लगी, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछी जाती है। तो इसको जरूर याद रखिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि आप लोगों की कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है, ठीक है। बाकी जो भी लोग प्लस पे मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो वो लोग ये जानते होंगे कि मैंने 1000+ वन लाइनर्स आप लोगों को दिए थे, है ना। 1000+ वन लाइनर्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ आप लोगों को, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। जिसने नहीं लिया है वो आराम से कर सकता है प्लस को ज्वाइन, और देख सकता है वो सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस। यूजीसी मॉक पेपर 1 का लेके आऊंगी 11 AM गाइस, मिलती हूँ अब आप लोगों से 11 बजे। रिवाइज करके आना, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना स्कोर आप टेस्ट में कर रहे हैं, ठीक है गाइस। सो आई होप कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, और ये जो नई टेक्निक यूज करी है कि क्वेश्चन आज से मैं नहीं रीड करूंगी, सिर्फ आप ही रीड करोगे, इससे बहुत बेनिफिट आपको मिल रहा है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। कल और परसों की वीडियोस को भी रिवाइज करते रहा करो रेगुलरली। तीसरी क्लास थी, कल फोर्थ क्लास लेके आऊंगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है यूट्यूब पे, और कल से प्लस पे भी।